अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी की शुरुआत होती है और हमारा हीरो ची हारून कार के अंदर घायल बैठा होता है और हमारी हीरोइन लिंजी उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और उससे कह रही होती है तुम मेरी हेल्प करो, उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी बुलेट निकालने में, क्योंकि लिंजी को किसी ने ड्रग दिया था और लिंजी एक डॉक्टर है जो कि सीख रही है और उसकी प्रैक्टिस चल रही है। मगर हमारा हीरो मना कर रहा होता है और लिंजी कहती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात मान लो। और हमारा हीरो कहता है जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तब तुम बहुत पछताओगी। मगर लिंजी उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और फिर हारून को एक इयररिंग मिलता है और हारून एक आर्मी ऑफिसर है और साथ ही साथ बहुत ही रईस खानदान का बेटा। और वो इयररिंग देखकर अपने जूनियर से कह रहा होता है पता लगाओ ये किसका है। और अब लिंजी हारून के बच्चे को जन्म देती है और अब यहाँ लिंजी की सौतेली सिस्टर आती है जिसका नाम है जियांग सू और इसी ने लिंजी को ड्रग दिया था। जियांग सू यहाँ आकर लिंजी से उसका बच्चा छीन लेती है और लिंजी उससे बैक कर रही होती मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। और जियांग सू उससे कह रही होती है पता नहीं किसका गंदा खून है। और एक टाइम पर जियांग की मां लिंजी के घर में मेड हुआ करती थी और वो लिंजी के फादर को सेड्यूस करके उनकी मिस्ट्रेस बन जाती है और सब कुछ हड़प लेती है, यहाँ तक कि लिन फैमिली का सरनेम चेंज करके जियांग रख देती है। और समय से पहले ही लिंजी के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और जियांग लिंजी से कह रही होती है तूने मेरा इतना महंगा इयररिंग खो दिया और अगर तू उस बास्टर्ड को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप मेरी बात मान और जब तक तू मेरी बात मानेगी तब तक ही जिंदा रहेगा वरना आज रात कुत्तों का खाना बन जाएगा। और अब 5 साल बीत चुके हैं और हारून को पता चल गया था कि वो इयररिंग किसका है और हारून ढेर सारे तोहफों के साथ शादी का रिश्ता लेकर आता है। और ये सिम्बा लिंजी का 5 साल का बेटा जो जियांगसू की बात नहीं मान रहा था और जियांगसू उससे कह रही होती है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाएगा। और सिम्बा कहता है तुम गंदी औरत, तुम मुझे परेशान करती हो, मुझे लॉक करके रखती हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और जाकर अपनी माँ को खुद ढूंढ लूंगा। और तभी हारून अंदर आ रहा था और सिम्बा उसको जूड़े से टकरा जाता है जिसकी वजह से एक बहुत ही महंगा पॉट टूट जाता है और हारून को अपने सामने और अपने घर में देखकर जियांगसू चौंक जाती है। और सिम्बा हारून को पकड़ के कह रहा होता है डैडी मुझे बचा लो, ये गंदी औरत मुझे परेशान कर रही है, मुझे लॉक करके रखती है, मुझे मारती है। मगर हारून इसके साथ रूड बिहेव करता है, इससे कहता है मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ और फिर जियांगसू से कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है और वो इयररिंग जियांगसू का है। इसीलिए हारून को लगा कि ये वही लड़की है और जियांगसू कहती नहीं ये सड़क छापा जबरदस्ती घर में घुसाया है। और फिर हारून उसे अपने आदमी से घर के बाहर निकालने के लिए बोलता है और फिर हारून का आदमी जियांगसू से कहता है लेफ्टिनेंट ची हारून आपके लिए शादी का रिश्ता लेके आया है और उसे अपने लाइव गिफ्ट दिखाता है। और इसे देखकर जियांगसू की आंखें चार हो रही थी और जियांगसू एक सिंगर है और वो अपने मन में कह रही होती है मैं एक बहुत ही फेमस सिंगर हूँ, इसीलिए ची हारून खुद मेरे लिए अपना रिश्ता लेकर आया है। और जियांगसू शादी के लिए हाँ कर देती है और जियांगसू को देखकर हारून मन में कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जैसे 5 साल पहले थी और उसे देखकर कोई फीलिंग नहीं आ रही। मगर उसके बाद भी वो जियांगसू से कहता है आपसे 10 दिन बाद हमारी सगाई होगी और इतना बोलकर जाने लगता है और जैसे ही पलटता है लिंजी से टकरा जाता है और लिंजी आज यहाँ काफी दिनों के बाद अपने बेटे से मिलने आई होती है और जैसे ही लिंजी हारून को देखती है उसको पहचान जाती है और अपना मुंह फेर लेती है और हारून मन में कह रहा होता है इससे तो बिल्कुल उसी लड़की जैसी फीलिंग आ रही है। और उस रात वो घायल था, थोड़ा वीक था जिसकी वजह से वो लिंजी को नहीं पहचान पाता। और फिर जियांगसू बीच में आ जाती है और लिंजी को पकड़ के खींच लेती है और हारून से कहती है ये मेरी बहन है और थोड़ी नासमझ है। और हारून कहता है कोई बात नहीं और फिर वहां से चला जाता है। और फिर लिंजी इससे अपने बच्चे के बारे में पूछती है, उससे मिलना चाहती है मगर इसने हारून के थ्रू से मैं वो घर से बाहर निकलवा दिया था और ये अपने मन में कह रही होती है अभी मैं इसको सच का पता नहीं लगने दे सकती क्योंकि अभी तक मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और इसे पता चलेगा इसका बेटा गायब है तो ये मेरा इलाज नहीं करेगी क्योंकि जियांगसू को कोई बीमारी है जिसका इलाज ही लिंजी से करवा रही है उसे ब्लैकमेल करके। और लिंजी से कहती आज तू अपने बेटे से नहीं मिल सकती क्योंकि उसने ची हारून को परेशान करने की कोशिश की और ची हारून मेरे लिए रिश्ता लेके आया है और मैं नहीं चाहती तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा रिश्ता टूट जाए, इसीलिए मैंने उसे कहीं भिजवा दिया, इसलिए अब तो मेरी शादी के बाद ही उससे मिल पाओगी। और हारून अपने घर पर आता है तभी सिम्बा उसे चिपक कर कहता है डैडी। और फिर हारून अपने आदमी से कहता है यहाँ क्या कर रहा है और वो कहता है आपने इसे बोला था यहाँ लाने के लिए। और हारून कहता है बेवकूफ, मैंने इसे हलाने के लिए नहीं बोला था बल्कि इसको घर से निकालने के लिए बोला था। और तभी मिस्टर ची आ जाते हैं हारून के फादर और बच्चे को देखकर कहते हैं ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है जैसे तुम बचपन में दिखते थे, क्या ये तुम्हारा नाजायज बेटा है। और हारून कहता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर फादर कहते हैं जरूर बाहर तुम्हारा किसी के संग अफेयर है और तुम एक्सेप्ट करने से डर रहे हो लेकिन अब से इस बच्चे को मैं पालूंगा। और सिम्बा को वहां से लेकर चले जाते हैं और सिटी में एक दंगा हो गया था जहाँ पर हारून अपनी ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करते उसे गोली लग जाती है और उसकी बुलेट निकालने के लिए उसको इलाज करने के लिए यहाँ पर अपने फेस को कवर करके लिंजी आती है और वो देखती है पेशेंट कोई और नहीं बल्कि हारून है और देखकर कह रही होती बैड लक फिर से नहीं। और फिर उसका इलाज करती है और जैसी निडल पुश करती है हारून चौकर एकदम उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कौन हो। और लिंजी कहती मैं चाहे जो भी हूँ लेकिन यहाँ तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। और हारून को लिंजी में से उस रात वाली फीलिंग आ रही थी और फिर वो शूट कर देता है जिसकी वजह से लिंजी का नकाब निकल जाता है। हारून कहता है लिंजी और लिंजी कहती हाँ मैं हूँ, तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। और फिर लिंजी हारून की बुलेट निकाल कर पट्टी करती है और हारून उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। और लिंजी कहती हाँ आज से वही मिले थे जियांग हाउस में।
और हारून कहता है मेरा मतलब है क्या हम पहले मिल चुके हैं। और लिंजी कहती है मैं सालों से अपने मास्टर के पास मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे को गलतफहमी है कि हम पहले मिल चुके हैं, होने वाले जीजा जी। मगर हारून को उसमें से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी और वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर लिंजी उससे कहती है ये निडल आधी इस तुम्हारे गले के अंदर जाएगी और कल सुबह तुम कॉफिन में जाओगे। और फिर उसका झटक देती है। और फिर हारून उससे कहता है जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहकर मेरा इलाज करोगी। मगर लिंजी मना कर देती है और हारून कहता है क्यों, क्या मैं किसी को तुम्हारी सिस्टर के पास भेजूं उससे पूछने के लिए। और लिंजी नहीं चाहती थी कि जियांग को पता चले कि वो हारून का इलाज कर रही है, और इसलिए वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहूंगी। और हारून से कहता है मुझे शार लेना है, चल के मेरी हेल्प करो। और फिर लिंजी उसे वॉशरूम में लेके आती है और वो अपने कपड़े उतार रहा होता है। और फिर लिंजी उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। और हारून कहता है क्यों क्या हुआ। और फिर लिंजी कहती तुम मेरे होने वाले जिया जी हो। और फिर हारून उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है 5 साल पहले तुम बहुत ज्यादा मजे ले रही थी, खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया था, और जब मैं तुमसे बैक करके मना कर रहा था तो तुम्हें क्या लगा मैं डर गया था। और लिंजी कहती आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसे सेड्यूस करते हुए कहती है जीजा जी आप जिससे शादी करने वाले हैं वो मेरी बहन है, मैं नहीं। और फिर हारून कहता है तुम्हें जलन हो रही है, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। और लिंजी कहती अगर मेरी बहन को इस बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा नाराज होगी। और हारून कहता है चिंता मत करो, मैं जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और फिर अपने मन में लिंजी इसको बास्टर्ड बोल रही होती है। और फिर हारून कहता है तुम इयररिंग पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। और वही इयररिंग लिंजी को दिखाते हुए कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और फिर लिंजी इसे खुद से दूर कर देती है और कहती है मुझे जरूरत नहीं है, जाकर मेरी बहन को दे दो, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। और हारून कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुमको थैंक यू बोल रहा था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। और फिर लिंजी इसे बाइट करने के लिए आगे बढ़ती है मगर ये मना कर देता है। और फिर लिंजी गुस्से में टॉवल को भी पानी फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और वो हारून मन में कह रहा होता है ये सच में वही रात वाली औरत है या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। और आज हारून जियांगसू को डेट पर लेकर जा रहा होता है मगर उसकी बीमारी की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर रेड स्पॉट हो रहे थे। और अब लिंजी यहाँ आती है और लिंजी को देखकर वो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है और उससे कहती है आज मुझे हारून के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए कुछ भी करके मेरा रेड स्पॉट ठीक करो। और लिंजी कहती है सिस्टर इसका इलाज धीरे धीरे ही होगा। और फिर जियांगसू उसके गाल में चांटा लगा देती है और उससे कहती है अगर इन स्पॉट की वजह से मेरी शादी हारून से नहीं हो पाई तो तू अपने बेटे का चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगी। और लिंजी अपने बच्चे की खातिर इसके सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। और अब लिंजी ने जियांगसू के लिए दवाई बनाई होती है मगर वो इसमें कोई ऐसी दवाई ऐड कर रही थी जिससे कि जियांगसू के स्पॉट ठीक ना हो और बढ़ जाए। और तभी हारून आ जाता है और उसको देख लेता है और हारून को देखकर लिंजी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे इतना डरता देख हारून उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम क्या कर रही थी। और लिंजी उससे कहती है मैं तो बस अपना काम कर रही थी। और फिर हारून उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे कहता है तुम्हें मेडिसिन की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए मेरे कैंप में आर्मी डॉक्टर बनकर काम करो। मगर लिंजी उसे मना कर रही होती है और हारून कहता है अगर तुम नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को बता दूंगा तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी। और फिर मजबूरी में लिंजी हारून की बात मान लेती है। और फिर मेड लिंजी को बुलाने आती है, जियांगसू ने उसे बुलाया था। और जियांगसू को देखकर लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसके स्पॉट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और जियांगसू लिंजी से कहती तुमने दवाई बनाई। और लिंजी कहती जी हारून का धक्का लगने से गलती से वो दवाई फैल गई, मैं आपके लिए दूसरी दवाई बना देती हूँ। और जियांगसू कहती हारून मेरा बाहर वेट कर रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मेरे बदले में मेरे कपड़े पहनकर तुम जाओगी। और फिर लिंजी कहती आप हारून से झूठ बोलना चाहती हैं। और जियांगसू कहती बकवास बंद कर, हारून को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, मुझे किसी भी हाल में उससे शादी करनी है वरना तू अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। और अब लिंजी जियांगसू के कपड़े पहनकर और अपना फेस कवर करके आती है और इसे ऐसे देखकर हारून थोड़ा चौंक जाता है और फिर इससे पूछ ही लेता है अगर आज तुमने अपना फेस कवर करके क्यों रखा है। और लिंजी कहती मैं बहुत ही फेमस सिंगर हूँ और मैं नहीं चाहती मेरे फैंस आकर हमें डिस्टर्ब करें। और अब हारून इसको एक शॉप के अंदर लेके आता है और इससे कहता है तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। और लिंजी मौके का फायदा उठाकर ढेर सारे कपड़े पसंद कर लेती है और दुकानदार से पैक करने को बोलती है। और चौकर दुकानदार हारून की तरफ देखता है और फिर हारून कपड़े पैक करने के लिए बोलता है। और अभी दोनों मूवी देख रहे होते हैं और हारून अपने मन में कह रहा होता है जिस दिन मैंने इसको प्रपोज किया था उस दिन मुझे इसमें से फीलिंग नहीं आ रही थी मगर आज इसमें से उस लड़की जैसी फीलिंग आ रही है। और लिंजी मूवी देखते हुए थोड़ा डर गई थी जिसकी वजह से हारून में क्रोध आ जाती है और हारून उसका नकाब हटाने की कोशिश करता है मगर वो उसे रोक देती है और उससे कहती है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और फिर लिंजी हारून को थैंक यू बोल रही होती है आज अपना टाइम देने के लिए। और हारून कहता है यू आर वेलकम एंड थैंक यू सो मच 5 साल पहले के लिए जब तुमने मेरी चेस्ट का ट्रीटमेंट किया था। और उसकी बात सुनकर लिंजी मन में सोचती है ये मुझे टेस्ट कर रहा है। और फिर लिंजी उससे कहती आप भूल रहे हैं 5 साल पहले मैंने आपकी चेस्ट का नहीं बल्कि इस जगह का ट्रीटमेंट किया था जहाँ आपको बुलेट लगी थी। मगर हारून का मन अब भी नहीं मानना था और फिर वो अपने आदमी को बुलाता है और उससे लिंजी की 5 साल पहले की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोलता है। तभी सिम्बा डैडी डैडी बोलते उसके पास आता है और हारून चौंक जाता है और उसके हाथ से लिंजी की तस्वीर नीचे गिर जाती है। और फिर वो सिम्बा से कहता है मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। और सिम्बा कहता है दादाजी ने कहा आप ही मेरे फादर हैं। और हारून कहता है ना मैं तुम्हारा फादर हूँ और ना ही वो तुम्हारे दादाजी। और फिर सिम्बा अपनी माँ की फोटो देखता है और उसे माँ कहने लगता है।
और हारून गुस्से में उसके हाथ से फोटो छुड़ा लेता है और उससे कहता है तुम किसी को भी अपनी माँ और पापा बना लेते हो। और फिर सिम्बा कहता है मैंने अपनी माँ को कुछ ही बार देखा है और ये बिल्कुल उनकी जैसी दिखती है। और ये बात सुनकर हारून सिम्बा से कहता है तुम अनाथ नहीं हो। और सिम्बा अपना सर खिलाते हुए कहता है अनाथ क्या होता है। और हारून मन में कहता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। और फिर सिम्बा उससे कहता है मम्मी डैडी को लाइक करते हैं इसीलिए उनकी फोटो छुपा कर रखते हैं। और हारून कहता है मैंने कहा ना ये तुम्हारी माँ नहीं है, जाओ जाकर खेलो। और उसे ले आने के लिए अपने आदमी को बुलाता है और सिम्बा अपना सर फुलाते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल मम्मी की तरह दिख रही है। और तभी लिंजी आती है और लिंजी को देखकर सिम्बा मामा बोलने लगता है, मगर लिंजी सिम्बा का फेस नहीं देख पाती और हारून से कहती है ये तुम्हारा बेटा है। और हारून से कहता है नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे फादर ने इसको गोद लिया है। ये सब छोड़ो, बस तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। और लिंजी कहती है कहाँ। और हारून कहता है साउथ सिटी में मैंने अपने एक जासूस को भेजा था जो मुझे वहां की इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन उन लोगों को पता चल गया और उन्हें हमला कर दिया जिसकी वजह से वो घायल हो गया है। और उसके बाद जो जानकारी है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है और इस चीज के लिए मैं बस तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और अभी लिंजी को यहाँ लेके आता है और लिंजी उस जासूस का इलाज करती है और उसका इलाज करके वापस आने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी सामने वाली पार्टी गोली चला देती है। और फिर हारून जल्दी से लिंजी को सेव करता है और उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन इसकी वजह से हारून के टाके खुल गए थे और ब्लड आ रहा था। और लिंजी कह रही होती ही मेरी वजह से हुआ। और हारून कहता है तुम डॉक्टर हो इसीलिए मेरा ख्याल रखना, मेरा ट्रीटमेंट करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हारून को बहुत तेज बुखार भी होता है और लिंजी इसकी केयर कर रही होती है और डिसाइड करती है कि आज रात उसके पास रुककर उसका ख्याल रखेगी। और इसके लिए हारून के जूनियर उसको थैंक यू बोलते हैं। और अब लिंजी हारून के शर्ट के बटन खोल रही होती है जिसकी वजह से अचानक से हारून की आंख खुल जाती है और उसे उस रात की याद आ जाती है। और फिर वो लिंजी को खींचकर बेड पे पटक लेता है और लिंजी बहुत ही झटपटा रही होती है। और फिर वो लिंजी से कहता है तुम जानती हो पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों छुप रही थी। और लिंजी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हारून कहता है तुम्हें जरा सा भी याद नहीं, ठीक है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। और फिर बहुत ज्यादा वजह से वो लिंजी को किस करता है और उससे कहता है याद आया 5 साल पहले तुमने भी मेरे संग ऐसा ही किया था और जो तुमने किया था एग्जैक्टली आज मैं वैसा ही करूंगा। और फिर से उसको किस करने लगता है और फिर कहता है वादा करो 5 साल पहले की तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, फिर से गायब नहीं होगी। और लिंजी इसे पीछे छुड़ाने के लिए इसको प्रॉमिस कर देती है और हारून बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर लिंजी धोखे से सुई चुभोकर इसको बेहोश कर देती है और फिर रूम से बाहर आती है और सिम्बा मामा बोलकर उसे चिपक जाता है। और इससे पहले सिम्बा का फेस देख पाती वहां एक नौकर आकर सिम्बा को उठाकर ले जाता है। और अभी जियांगसू के घर आती है और जियांगसू इससे कह रही होती है कल तुम पूरी रात कहाँ थी। और लिंजी कहती मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रही थी। और जियांगसू इससे कहती तुम ट्रीटमेंट कर रही थी या फिर मर्दों को सेड्यूस कर रही थी, और तू जो मेडिसिन मुझे दे रही है मैंने उसको दूसरे डॉक्टर से चेक करवाया है और उसने मुझे बताया है कि तू मुझे दवाई में पॉइजन मिलाकर देती है। और फिर लिंजी कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम अपना इलाज किसी और डॉक्टर को करवा सकती हो। और फिर जियांगसू उसके गाल में थप्पड़ लगा देती है और कहती तो अच्छी तरीके से जानती है मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है लेकिन तेरे अलावा इसका इलाज कोई नहीं कर पाया, और अगर तूने मेरे संग कोई होशियारी की तो तू अपने बेटे की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। और फिर लिंजी बैक करते हुए कहती सिस्टर मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और फिर जियांगसू का ट्रीटमेंट कर रही होती है मगर लिंजी के दिमाग में अभी खुरापात चल रही होती है जियांगसू को सबक सिखाने के लिए। और अब हारून को होश आता है और उसे कल रात की बात याद आती है और वो खुद से कह रहा होता है कल रात मैंने उसको संग क्या किया। और लिंजी आर्मी कैंप में होती है, सैनिकों का ट्रीटमेंट कर रही होती है, लेकिन ये लोग इसके संग बदतमीजी कर रहे होते हैं, हरास कर रहे होते हैं। और लिंजी एक सैनिक के हाथ में सुई चुबो देती है जिसकी वजह से ये आदमी अभी चिढ़ जाता है और फिर ये सारे मिलकर खड़े हो जाते हैं लिंजी को परेशान करने के लिए। तभी हारून भी यहाँ आ गया था और वो इन लोगों की हरकत अपनी आंखों से देख लेता है और एक सैनिक लिंजी के कॉलर को पकड़ता है। तभी हारून चिल्ला पड़ता है खबरदार उसको छुआ भी। और हारून की आवाज सुनकर ये सब लोग डर जाते हैं और हारून लिंजी के पास आता है और जिस आदमी ने लिंजी का कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी पहले उस आदमी के हाथ में गोली मारता है और फिर उसके सर में गोली मार देता है जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और फिर अपने लोगों से कहता है ध्यान से सब लोग सुन लो, यही आर्मी का कानून है। और लिंजी को वहां से ले आता है और लाकर टेबल के ऊपर बिठा देता है और फिर शर्ट के बटन खोलकर उसे सेड्यूस करते हुए कहता है दिखावा करना बंद करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही हो। और लिंजी कहती है लगता है तुम्हारा बुखार दिमाग में चढ़ गया है इसलिए बेगी बेगी बातें कर रहे हो। और हारून कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वही लड़की हो और अब मैं तुमसे 5 साल पहले का हिसाब किताब पूरा करूंगा। और फिर लिंजी से एक फोटो दिखाती है जिसमें लिंजी जियांगसू की माँ होती है और फोटो दिखाकर हारून से कहती है मैंने 5 सालों तक पहाड़ों में रहकर अपने मास्टर से मेडिसिन के बारे में सीखा और 3 साल पहले ही जियांग फैमिली में वापस आई हूँ और जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मैंने ये फोटो ली थी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस फोटो के ऊपर डली डेट देख लो, डेट तो झूठ नहीं बोल रही ना। और अगर तुम्हें अभी विश्वास नहीं है तो तुम इन्वेस्टिगेट करवा सकते हो। और लिंजी की बातें सुनकर हारून फिर से कंफ्यूज हो जाता है और लिंजी उससे कहती है इस बारे में ना सोचकर अब तो अपनी सेहत पे ध्यान दो। और वहां जाने लगती है मगर हारून उसको रोक लेता है और रोककर उससे कहता है तुम सच में चाहती मैं तुम्हारी बहन से शादी करूं। और लिंजी कहती हाँ मैं चाहती हूँ। और हारून मन में कहता है लिंजी तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रही। और लिंजी कहती अगले 3 दिनों में तुम दोनों की शादी है और इन्विटेशन कार्ड बढ़ चुके हैं तो क्या अब तुम पीछे हटना चाहते हो।
और फिर हारून हंसने लगता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं शादी जरूर करूंगा। मगर अभी भी लिंजी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसका जूनियर आता है और आकर उसे बताता है जो इयररिंग आपके पास है वो मिस जियांग सू का ही है, मगर 5 साल पहले ये इयररिंग टूट गया था और उसे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था। और जिस दिन आपको गोली लगी थी उसी दिन इस इयररिंग को लेने कोई शॉप पे गया था और शॉपकीपर ने मुझे बताया कि वो लड़की जियांग सू नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर मैंने उसे मिस लिंजी का फोटो दिखाया और दुकानदार ने उसे पहचान लिया, वो लड़की लिंजी ही है। और अब हारून को सच का पता चल जाता है और सच्चाई जानकर वो लिंजी को लाने के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार करता है। और यहाँ शादी के लिए जियांग सू बिल्कुल तैयार खड़ी थी और लिंजी नौकरानी की तरह काम कर रही थी। और शादी में मेहमान लिंजी को देखकर कह रहे होते हैं इस परिवार की दूसरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ची हारून के संग ये ज्यादा अच्छी लगती। और जियांग सी भी उनकी बातें सुन रही होती है और उनके मुंह से लिंजी की तारीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो आकर फिर से लिंजी को परेशान करने लगती है और उससे कहती है जा किसी कोने में जाके अपना मुंह छुपा ले। और लिंजी जाने लगती है मगर वो फिर से उसको रोक लेती है और उससे कहती है अगर मेरी शादी होने से पहले तू सामने आई और तेरी वजह से मेरी शादी टूट गई तो तू अपने उस बादशाह का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी, मैं उसे जान से मरवा दूंगी। और इस बात से लिंजी को गुस्सा आ जाता है और वो जियांग सू की गर्दन पर दिल को रख देती है और उससे कहती है उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और हंसते हुए जियांग सू कहती है अगर मैं मर गई तो तुझे कहीं पता नहीं चलेगा तेरा बेटा कहाँ है। और अपने बेटे की वजह से लिंजी फिर से मजबूर हो जाती है और फिर जियांग सू सब मेहमानों के सामने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और अपने किसी गलत कल्चर के हिसाब से वो लिंजी को आग नाकने के लिए बोलती है और लिंजी अपने बेटे के लिए आग को नाकती है और सारे मेहमान उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और लाल रंग के बीज फेंक रहे होते हैं। और फिर जियांग सू से कहती है कि जितने भी लाल रंग के बीज नीचे पड़े हैं अपने घुटनों पर बैठ कर उन सबको बीनो। और लिंजी घुटनों पर बैठ जाती है और बीज बीन रही होती है और अब यहाँ हारून आ जाता है और आकर हवा में फायरिंग करता है और कहता है मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बीवी को परेशान करे। और फिर लिंजी के पास आकर उसकी केयर करता है और हारून ने लिंजी को पकड़ रखा था और ये सब कुछ देखकर मेहमान कहने लगते हैं इसकी शादी तो जियांग से होने वाली थी ना, पर उसने लिंजी को इस तरह क्यों पकड़ रखा है। और कांपते हुए जियांग से हारून से कहती हस्बैंड। और हारून कहता है हस्बैंड अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से मुझे हस्बैंड बोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर लिंजी का हाथ पकड़कर अनाउंस करता है सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज से और अब से लिंजी मेरी बीवी है और अगर किसी ने भी मेरी बीवी को परेशान करने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और फिर लिंजी को ढेर सारा सोना गिफ्ट करता है और ये सब कुछ देखकर जियांग कहती ऐसा नहीं हो सकता, आप तो मुझसे शादी करने वाले थे। और फिर हारून के आदमी जियांग को पकड़ लेते हैं वहां से ले जाते हैं और अब हारून लिंजी से शादी कर रहा होता है, लेकिन लिंजी को अभी अपने बेटे की चिंता हो रही थी कि कहीं जियांग से कुछ करना दे और इसीलिए वो हारून से कह रही होती है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। और हारून उससे कहता है यहाँ बहुत सारे और बहुत पैसे वाले लोग आए हैं, प्लीज इनके सामने मेरी लेडी बनी रहो। और फिर जिनसे चुप हो जाती है और फिर जिनसे देखती है कि हारून अपने मेहमानों में बिजी हो गया है और मौका देखकर चुपचाप निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अपने बेटे को ढूंढना था। लेकिन हारून उसे पकड़ लेता है और पकड़ के उसे किस करता है। उसके बाद उससे कहता है तुम फिर से पहले की तरह मुझे छोड़कर भागना चाहती हो, इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। और उसे अपने गोद में उठाकर रूम में ले आता है और बेटे पटक देता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसको किस कर रहा होता है। और फिर लिंजी उसे उससे दूर करती है और उससे कहती है यहाँ पर मेहमान नहीं है, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और हारून कहता है चाहे कोई हो चाहे ना हो चाहे कहीं भी तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और फिर लिंजी उससे कहती है इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और हारून उससे कहता है मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और 5 साल पहले मेरे मना करने पर भी तुमने मेरे संग जबरदस्ती की, इसीलिए तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो। और अब लिंजी हारून की बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है, उससे कुछ भी नहीं कहती और फिर हारून उसको किस करता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब लिंजी को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था और लिंजी से शादी हो जाने के बाद हारून इतना ज्यादा खुश था कि हर जगह उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है, उसे बिल्कुल बच्चों की तरह पैम्पर कर रहा होता है और लिंजी कहीं भाग ना जाए इस डर की वजह से उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि लिंजी वॉशरूम भी जाती तो उसके पीछे जाता या फिर अपने किसी आदमी को संग में भेजता। और अब ये दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं और सिम्बा इन्हें देख रहा होता है और इन दोनों को देखकर सिम्बा दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है लेकिन वो गिर पड़ता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है और फिर दादाजी आकर उसको संभालते हैं और सिम्बा उनसे कहता है मुझे अपनी माँ के पास जाना है। दादाजी उससे कहते हैं ठीक है तुम्हारी माँ के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी चोट को दवा लगाकर सही कर लो वरना अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे देखेगी तो दुखी हो जाएगी। और फिर सिम्बा अपने मन में कहता है दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकता। और फिर से जाकर इन दोनों को देखने लगता है और हारून लिंजी को पैम्पर कर रहा होता है लेकिन लिंजी नखरे दिखा रही होती है और ये सब कुछ देखकर सिम्बा कहता है मम्मी नाराज लग रही है पापा से और अगर माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो कोई ऐसा ना हो वो मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन मैं तो अपनी मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं माँ के सामने नहीं जाऊंगा बल्कि माँ और पापा का पैचअप करवाऊंगा जिससे कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूंगा। और सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब लिंजी बैठी होती है और सिम्बा नकाब लगाकर उसके पास आता है और उससे कहता है माँ माँ मुझे कहानी सुननी है। और लिंजी उससे कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ये बात सुनकर सिम्बा रोने लगता है और सिम्बा को रोता देख लिंजी को उस पर दया आ जाती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेती है और कहानी सुनाने लगती है।
और मन में कह रही होती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी गोद में मेरा अपना बेटा बैठा है। और कहानी सुनाते सुनाते लिंजी को खांसी आ जाती है और फिर सिम्बा दौड़ कर जाता है, उसके लिए पानी ले आता है। और सिम्बा की इस केयर को देखकर लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सिम्बा जानबूझकर लिंजी के लिए पानी की जगह कोई दूसरा ड्रिंक ले आया था, जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है। और फिर सिम्बा दौड़कर हारून के पास जाता है, उसको सारी बात बताता है। और अब लिंजी को होश आता है और हारून से कहता है, इस बच्चे ने तुम्हें गलती से पानी की जगह कुछ और दे दिया, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। और लिंजी की तबीयत अभी भी थोड़ी खराब होती है, जिसकी वजह से वो सिम्बा को अभी भी साफ साफ नहीं देख पा रही थी और ना ही उसे पहचान पा रही थी। और सिम्बा अपने मन में कह रहा होता है, मेरे डैडी कितने स्टूपिड है, मैंने उन्हें कितना अच्छा मौका दिया जिससे कि मम्मी को गले लगा सके और उन्हें मना सके, लेकिन ये तो बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और फिर आगे बढ़कर हारून का हाथ पकड़ के लिंजी के ऊपर रख देता है। और हारून भी सिम्बा से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। और सिम्बा कहता है, मम्मी डैडी मुझे हाइड एंड सीक खेलना, प्लीज मेरे संग खेलो। और अभी तीनों हाइड एंड सीक खेल रहे होते और ये सब कुछ सिम्बा ने जानबूझकर किया था, जिससे कि उसके पापा मम्मी क्लोज आ जाएं। और खेल खेल में दोनों टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से गलती से इनका किस हो जाता है। और ये देखकर सिम्बा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, सिम्बा अमेजिंग है। और अब हारून सिम्बा को गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, बताओ मेरा बच्चा क्या खाएगा। और सिम्बा खाने की चीजों का नाम बताता है। और ये सुनकर लिंजी अपने मन में कह रही होती, ये सारा खाना तो मेरे बच्चे का ही फेवरेट है। और फिर रात में लिंजी फिर से भागने की कोशिश करती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन हारून उसको फिर से पकड़ लेता है और बेड के ऊपर पटक देता है और उससे कहता है, हमारी शादी हो चुकी है, फिर तुम बार बार मुझे छोड़कर क्यों भागना चाहती हो। और अपने मन में कह रहा होता है, लिंजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाओ। और लिंजी उससे कहती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। और हारून कहता है, मुझे बताओ क्या काम है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और लिंजी उसे नहीं बताती और फिर से सुई के थ्रू उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हारून उसको पकड़ लेता है। और फिर हारून कहता है, अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होकर उसे किस करने लगता है। और फिर ड्रॉवर में से हथकड़ी निकालता है, जिसे अपने और लिंजी के हाथ में बांध लेता है और लिंजी से कहता है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब यह जियांगसू आती है, क्योंकि उसे लिंजी से बदला लेना था। और वो सिम्बा को यहाँ देख लेती है और कहती है, ये बास्टर्ड भी यहाँ पर है। और घर के अंदर घुसने के लिए वो अपना भेष बदल लेती है, एक सब्जी वाली बन जाती है और कहती है, ये सब कुछ मेरा होता, लेकिन उस बिच ने मुझसे छीन लिया। लिंजी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, जान से मार डालूंगी। और फिर एक नौकर उसे घर के अंदर छोड़ के जाता है और जियांगसू के हाथ में एक चाकू होता है और सिम्बा पीछे से उसको देख रहा था और वो समझ जाता है कि जियांगसू है और ये मेरी माँ के ऊपर हमला करने वाली है। इसीलिए वो अपना डैडी जियांगसू के आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से जियांगसू गिर पड़ती है और उसका नकाब भी निकल जाता है। और हारून उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे घर में घुसने की। और लिंजी उसके पास आकर उससे अपने बेटे के बारे में पूछ रही होती है और जियांगसू मुस्कुराकर अपने मन में कह रही होती है, इस बिच को पता ही नहीं है कि सिम्बा इसी घर में है। और जियांगसू उससे कहती है, बिच तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तो अपने बेटे की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। और हारून जियांगसू से कहता है, जल्दी बताओ तुम किस पर्पस से इस घर में आई हो, वरना मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। और जियांगसू कहती है, पर्पस से आई हूँ, तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन तुमने इससे शादी कर ली, जिसकी वजह से मेरा हर जगह मजाक बन गया, सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और हारून कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ लिंजी से प्यार करता हूँ। और जियांगसू कहती है, अगर ऐसा था तो मेरे लिए शादी का रिश्ता क्यों लाए, जरूर इसी बिच ने तुम्हें सड्यूस किया और मुझसे छीन लिया। और फिर हारून कहता है, मैंने कहा ना बकवास बंद करो वरना जान से मार दूंगा। और फिर हारून की बात सुनकर जियांगसू हंसने लगती है और उससे कहती है, तुम इसके ऊपर अपनी जान छिड़कते हो, पर क्या तुम्हें पता भी एक इस तरह की औरत है, क्या इसने कभी अपनी सच्चाई तुम्हें बताई कि इसका पहले से एक बच्चा है। और ये बात सुनकर हारून दंग रह जाता है और लिंजी की तरफ देखता है और जियांगसू कहती है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसी से पूछ लो। और फिर हारून कहता है, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर इसका पहले से बच्चा है भी तो भी ये मेरी बीवी है और मेरी ही रहेगी। और फिर गुस्से आकर जियांगसू लिंजी से कहती है, तेरा बच्चा मर गया। और ये सुनकर लिंजी बुरी तरीके से घबरा जाती है और आकर जियांगसू का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है, तूने मेरे बच्चे के संग क्या किया। और जियांगसू कहती है, क्यों डर गई, मैंने तेरे बच्चे को जियांग हाउस में ही दफन कर दिया है, अगर ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले, वरना तू इस जन्म में अपने बच्चे की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। और हारून अपने आदमी से जियांगसू को लॉक करने के लिए बोलता है और जियांगसू के मुंह से अपने बच्चे के लिए सारी बातें सुनकर लिंजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो झटपटा रही होती है। और हारून उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। और सिम्बा भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मम्मी डैडी मैं जिंदा हूँ, लेकिन जब तक मैं आप दोनों को एक साथ नहीं कर दूंगा मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। और अब ये लोग जियांग हाउस में हर जगह सिम्बा को ढूंढ रहे होते हैं और यह जियांगसू का सबसे पुराना और खास नौकर, और इसी ने सिम्बा को जन्म होने के बाद लिंजी से छीना था। और लिंजी इसकी गर्दन पर सुई लगाकर बोल रही होती है, जल्दी से बताओ मेरा बेटा कहाँ, नहीं अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। और ये कहता है, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि जिस दिन लेफ्टिनेंट ची हारून जियांगसू के लिए रिश्ता लेके आए थे उस दिन इन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। और ये बात सुनकर हारून चौंक जाता है और लिंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो हारून से कहती इस बात का क्या मतलब है। और हारून कहता है, मतलब जो बच्चा हमारे घर में है वही तुम्हारा बेटा है। और लिंजी कहती है, मतलब मेरा बेटा मेरे सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। और लोग जल्दी से भागकर ची मेंशन आते हैं और हारून के घर का एक नौकर जियांगसू के संग मिल जाता है और पैसों के लिए वो जियांगसू को छोड़ देता है और सिम्बा का किडनैप करके उसे जियांगसू को दे देता है। और अब ये लोग घर आकर सिम्बा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं
और हारून का जूनियर आके बताता है कि जियांगसू गायब है। और फिर सिम्बा का बेबी सिटर कहता है वो 5 मिनट पहले अपने कमरे में ही था। और हारून कहता है अगर 5 मिनट पहले वो कमरे में था तो उसका मतलब जियांगसू उसे लेकर घर से बाहर नहीं निकल पाई है, वो लोग घर में ही है, उन्हें सब जगह अच्छे से ढूंढो। और लिंजी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और हारून उससे कहता है शांत हो जा, हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। और लिंजी को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। जब सिम्बा ने उसके पास आकर उसको माँ कहा था तब उसने सिम्बा से कहा था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और जियांगसू सिम्बा को लेकर छत पे बैठी होती है और ये लोग सिम्बा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और छत का दरवाजा लगा हुआ था। और सिम्बा को अपने पेरेंट्स की आवाज आती है और आवाज सुनकर सिम्बा भी चिल्लाने लगता है। और हारून और लिंजी इसकी आवाज सुन लेते हैं और फिर जियांगसू सिम्बा के मुंह में कपड़ा ठूस देती है और उसे ले आकर रूम में बंद कर देती है। और हारून गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और दरवाजा खोल लेता है। और गुस्से से भरी लिंजी जियांगसू को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर सुई रख के बोलती है जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और जियांगसू कहती है बेशक तुम मुझे मार डालो लेकिन इस जन्म में तो अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। और हारून कहता है चुपचाप बता दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और फिर जियांगसू हारून से कहती है तुम मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे लेकिन मुझे छोड़कर तुमने इस बिच के साथ शादी कर ली और अब इस सब की कीमत इसका बेटा चुकाएगा। और अगर तुम में हिम्मत है तो उसे ढूंढ लो। और अब इन लोगों को सिम्बा की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर ये लोग उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ सिम्बा होता है। और अब इन्हें सिम्बा मिल जाता है और फिर लिंजी से गले लगाकर रोने लगती है और उससे कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, तुम मेरे सामने थे और मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। और सिम्बा कहता है मम्मी डरो मत, सिम्बा बहुत ब्रेव है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर हारून कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। और अपने आदमियों से कहता है ले जाकर इसे लॉक कर दो, इससे मैं अच्छे से निपटूंगा। और अब हारून हिम्मत करके लिंजी से पूछ रहा होता है लिंजी सिम्बा का फादर कौन है। और लिंजी कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर हारून कहता है देखो मुझे गलत मत समझना क्योंकि सिम्बा का बायोलॉजिकल फादर बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है और कल को वो वापस आ गया और अगर उसने हमसे सिम्बा को छीनने की कोशिश की तो हम उसे सिम्बा कभी नहीं देंगे। और सिम्बा अपने मन में कह रहा होता है सच में ये आदमी कितना बेवकूफ है, यही मेरा बाप है, इसको पता ही नहीं। और हारून कसम खा के कहता है लिंजी मैं तुम्हें और सिम्बा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और सिम्बा को हमेशा अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगा और उसका हक दूंगा। और लिंजी हारून को बताना चाहती थी कि सिम्बा उसी का बेटा है और इससे पहले वो कुछ बोलती हारून का जूनियर आ जाता है क्योंकि सिटी में भी दंगा हो गया था और हारून को अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। और अब हारून अपने स्टडी रूम में बैठा होता है और अपने फादर की बात को याद कर रहा होता है जब उनने कहा था सिम्बा बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम बचपन में थे। और अब इसे डाउट होता है कहीं वो मेरा ही बच्चा तो नहीं, और अगर ऐसा तो लिंजी मुझे क्यों नहीं बता रही। और फिर वो अपने आदमी को बुलाता है और उससे कहता है जाओ जाकर पता लगाओ क्या सिम्बा मेरा ही बेटा है। और सिम्बा को अभी भी लग रहा था कि उसके पापा मम्मी की बनती नहीं है और वो इस बारे में अपने दादाजी से बात करता है और उनसे कहता है प्लीज कुछ करिए जिससे कि पापा मम्मी की दोस्ती हो जाए। और फिर फादर इन दोनों के लिए ड्रिंक लेके आते हैं जिसमें इन्होंने ड्रग मिला दिया है और अब ये दोनों इसको पी लेते हैं और पीने के बाद इन दोनों को नशा हो जाता है और सिम्बा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके पापा मम्मी की दोस्ती हो जाएगी। और नशे में होने की वजह से ये दोनों बेकाबू हो रहे थे। और फिर हारून का जूनियर आकर उसे बताता है कि सिम्बा आप ही का बेटा है। और फिर हारून लिंजी के पास आता है और उससे कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सिम्बा मेरा ही बेटा है। और लिंजी कहती है तुम्हें पता चल गया। और हारून कहता है तुमने मुझसे मेरे बच्चे के बारे में छुपाया तो अब तुम मुझे बताओ इसके लिए मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। और फिर बहुत ही ज्यादा बेकाबू होकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और आज सिम्बा का जन्मदिन है और उसकी विश थी कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ रहे जो कि पूरी हो चुकी है। और फिर हारून लिंजी से कहता है थैंक यू सो मच मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए, आई लव यू। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए एक दूसरे के साथ बताए अपने अच्छे पलों को याद करते हैं। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।